हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर है हमारा विलेज पालमपुर। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी मैंने डिस्कस किए हैं। और ये बात ध्यान में आपको रखनी है क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा उसको नोट डाउन करना ही करना है। प्लस अगर आप आंसर्स नहीं नोट डाउन कर सकते, आंसर्स लिखने में दिक्कत है, ऑलरेडी आपने कॉपी में आंसर्स लिखे हैं, तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा उसके तो आप लोगों को नोट डाउन करना ही करना है। और एक चीज आपको कर सकते हो कि आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जब आपका एग्जाम नियर बाय होगा या स्कूल में या इस चैप्टर का टेस्ट होगा तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा यूट्यूब पे। सीधा डाउनलोड सेक्शन में आकर आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा और आपका ये टॉपिक भी फटाफट कवर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम कुछ टॉपिक से जो आप लोगों को पता होना जरूरी है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो रेनी सीजन है, विंटर सीजन है, समर सीजन है, इस वक्त कौन कौन सी फसल ग्रो की जाती है। अगर बात करें सीजन्स की, जब रेनी सीजन होता है तो इस वक्त खारिफ जो फसल है, क्रॉप है, उसको ग्रो किया जाता है। इसका जो पीरियड रहता है वो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का रहता है। यहाँ पर जो मेन क्रॉप्स ग्रो की जाती है वो होती है जवार, बाजरा, राइस, मेज, कॉटन, शुगर कैन, टोबैको एसेट्रा। बहुत सारी फसलें हैं, यहाँ पे तो कुछ फसलों का जिक्र किया गया है। जब विंटर सीजन आता है तो इस वक्त किस फसल को ग्रो किया जाता है? राबी को ग्रो किया जाता है। और जो राबी है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक ग्रो होती है। मतलब इसका सीजन ये रहता है, पीरियड ये रहता है। इस वक्त वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पल्सेस, पोटैटोज एसेट्रा और भी फसलें ग्रो की जाती हैं। ये कुछ मेन फसलें हैं। अब आता है समर सीजन। समर सीजन के अंदर जो फसल ग्रो की जाती है उसे हम जैद के नाम से ज्यादा जानते हैं। खारिफ, राबी, जैद ये ज्यादा आप लोग सुनते होंगे। ये मार्च से लेकर जून तक ग्रो की जाती है। अगर इस वक्त बात करें तो वाटरमेलन, तोरीज, क्यूकम्बर, लीफी एंड अदर वेजिटेबल्स ऑफ फ्लावरिंग ग्रो की जाती है। तो ये चीजें, इसका जो टेबल है इसको आप नोट्स में जरूर ऐड करना है आपको। अब और चीज हम पढ़ेंगे, जैसे कि एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है। डिफरेंस पूछा जाता है ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग के बीच में डिफरेंस बताओ, ये लॉन्ग में आता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे जो टेबल बनाई है इसको टेबल बना सकते हो ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम लेबर का डिफरेंस देखें तो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है उसके अंदर सेल्फ और फैमिली के मेंबर ही लगे रहते हैं, क्योंकि जमीन यहाँ पे छोटे रहते हैं। या फिर ट्रेडिशनल फार्मिंग के अंदर लोग या तो खुद काम करते हैं या उनके जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, जैसे बड़ा भाई हो गया, छोटा भाई हो गया, बहन हो गई, पिता हो गए, माता हो गए, तो वो सभी लोग फैमिली के मेंबर्स इंक्लूड रहते हैं। वहीं मॉडर्न फार्मिंग के अंदर जो लेबर्स होते हैं वो हायर किए जाते हैं। क्लियर? मतलब लोगों को पैसे देकर बुलाया जाता है कि आप हमारे यहाँ पे आके काम कर दो। अगर सीड्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रेडिशनल सीड्स का यूज किया जाता है। वहीं पे मॉडर्न फार्मिंग के अंदर HYV सीड्स का यूज किया जाता है। अगर इन दोनों के बीच का मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो जो HYV सीड्स हैं ये सीड्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। कहने का मतलब होता है कि जब आप HYV सीड्स को ग्रो करते हो तो इससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जमीन इतनी है, आपने अगर ट्रेडिशनल सीड्स का यूज किया है तो फॉर एग्जाम्पल 5 किलो निकला, आपका प्रोडक्शन 5 किलो हुई। अगर वहीं पे आपने HYV सीड्स का यूज किया होता तो वो प्रोडक्शन आपकी 8 किलो हो जाती, 10 किलो हो सकती। मतलब प्रोडक्शन आपकी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी अगर आप HYV सीड्स का यूज करोगे। तो ये फर्क होता है। फर्टिलाइजर्स की बात करें तो यहाँ पे जो काउ डंग होता है जिसे हम गोबर कहते हैं, और या फिर जो नेचुरल मैन्योर होता है उसका यूज किया जाता है। वहीं पे मॉडर्न फार्मिंग के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। प्लगिंग और हार्वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे एनिमल्स का यूज किया जाता है, ब्लॉक्स का यूज किया जाता है, घोड़ा गाड़ी जो होता है जानवरों का यूज करके खेती करते हैं। पर यहाँ पे जो मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करते हैं जैसे कि मशीनरी होगी, ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशर्स हो गए, तो इन चीजों का उपयोग करके किया जाता है फार्मिंग। अगर इरिगेशन की बात करें, सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या रहता है, तो यहाँ पे जो पर्शियन व्हील्स होते हैं उनको यूज किया जाता है फार्मर्स के द्वारा,
जो चक्का सा घूमता रहता है और पानी गिरता रहता है, आप लोगों ने फोटो में देखा होगा अगर छोटी क्लासों में पर्शियन व्हील्स बना रहता है उस तरीके से। तो यहाँ पे कैनल से या फिर रेनफॉल के जरिए भी पानी का यूज किया जाता है जिससे उनकी फार्मिंग अच्छी हो। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग के अंदर ट्यूबवेल्स हो गए, टैंक्स हो गया, डैम्स हो गया, पंप सेट्स हो गए, कैनल्स हो गए, इन चीजों का यूज किया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा कि नेगेटिव इफेक्ट्स बताने हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। शॉर्ट में भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है, तो आप लिख लेना। पहली चीज क्या होती है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। क्योंकि जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है तो सॉइल की जो नेचुरल पावर होती है वो डिक्रीज हो जाती है। दूसरा पॉइंट, रिडक्शन इन द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। क्योंकि हमने अभी देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन को मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स की सोल्यूशन होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब होता है क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हम HYV सीड्स का यूज करते हैं और इनको पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो इसकी वजह से पानी कहाँ से मिल रहा है, वो जमीन के नीचे से पानी निकाल रहे हैं, कैनल का यूज नहीं कर रहे हैं। बहुत कम जहां नहीं है वो लोग जमीन के नीचे से ही पानी निकाल रहे हैं। ज्यादातर लोग जमीन के नीचे से ही पानी निकाल के फार्मिंग करते हैं। तो इसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है, पानी कम हो रहा है, जमीन के नीचे का पानी खत्म हो रहा है। अगला पॉइंट, इंक्रीज इन सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। सॉइल और वाटर पोल्यूट भी हो रहा है, क्यों? केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है। इन केमिकल्स का यूज करोगे तो सॉइल में मिलेगा, पानी डालते हो तो पानी में मिक्स हो जाता है, तो इससे नुकसान ही तो होगा। अगला पॉइंट, लॉस ऑफ जेनेटिक वैरायटी। कि केमिकल और इनका यूज करने से कि जो जेनेटिक वैरायटी ग्रो होती हैं वो भी लिमिटेड हो जाती हैं। जो वैरायटी बहुत सारी होती है वो नहीं हो पाती, लिमिटेड हो जाती है। तो ये कुछ हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। अरे काम पर तेज भागा, ठीक। तो अब अगर देखा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में तो सबसे पहले ये पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग आप किसे कहोगे, कहते किसे हैं? तो सीधा आंसर देखें कि व्हेन अ फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो टू और मोर क्रॉप्स ऑन अ सेम पीस ऑफ अ लैंड इन द सेम ग्रोइंग सीजन, उसे ही हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इसके लिए पहले एक एग्जांपल देता हूं फिर आपको समझाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये खेत है और एक खेत ये रहा, ठीक है, दोनों सेम ही साइज के खेत हैं। आपने यहाँ पर एक ही फसल ग्रो किया है, ठीक है, लेकिन इस जगह पर आपने दो फसल को ग्रो किया है, तो डेट इज मल्टी क्रॉपिंग। कि आपने जहां पे दो या दो से ज्यादा के क्रॉप्स को उसी जमीन पे ग्रो किया है, वही सेम पीस ऑफ लैंड है, जमीन वही है, पर आपने एक से ज्यादा क्रॉप को ग्रो किया है, तो वो किसके नाम से जाना जाएगा? मल्टीपल क्रॉपिंग के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है इतनी बार? जमीन वही है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। ये बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन नहीं पता होगा, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा यूनिक सा लगा। यूनिक इस वजह से क्योंकि कोई जैसे स्टोरी के अंदर कोई वो होता है, उसका वो पूछते हैं कि भाई स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला। वैसे इस विलेज पालमपुर से आप मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या सीखने को मिला होगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना भी पता हो, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर देखा जाए तो कुछ चीजें हैं, जैसे कि प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, एग्रीकल्चर किस तरीके से परफॉर्म होता है, फार्मर्स के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, ये सारी चीजें हमने समझा था। अब ये पूछा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा पीरियड है जहां पे प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट एंड द राइस इंक्रीज ड्रास्टिकली एज द रिजल्ट ऑफ न्यू एडवांसेस। कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा टाइम था जहां पे चावल और गेहूं की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई और अचानक से बहुत इंक्रीज हो गई है। क्लियर? ये इस तरीके से है कि एक फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 क्विंटल होता था, तो अब हमारे पास 600 क्विंटल हो रहा है, 700 क्विंटल हो रहा है, या 1000 क्विंटल हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारी ग्रोथ हुई थी। क्यों? क्योंकि न्यू एडवांसेस की वजह से। यहाँ पे एडवांसेस का मतलब है नए मेथड्स का यूज करना, जिसे हम मॉडर्न फार्मिंग भी कहते हैं। हु डेवलप्ड द HYV ऑफ व्हीट। जो व्हीट होता है, जो गेहूं होता है,
उस सीड्स को जो HYV वैरायटी के होता है वो किसने डेवलप किया था? तो उनका नाम है प्रोफेसर नॉर्मैन बोरलॉग। अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन मेरी सही है तो यही है, वरना नाम तो यही है। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन तो आपने कहीं देखा भी नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। सो व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन? फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है प्रोडक्शन की? ऑफ कोर्स लैंड होनी चाहिए, चाहे वो रेंटेड हो या खुद की हो। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है जमीन होना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन पालमपुर? कि गांव जो पालमपुर था उसके अंदर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी? पैसा कमाने के लिए लोग सबसे ज्यादा क्या करते थे? तो आंसर बहुत सिंपल है, फार्मिंग। पूरा चैप्टर मैंने फार्मिंग ही पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे ये MCQ के रूप में ही आएगा, हो सकता है यहाँ पे B और C D ऑप्शन और दिए होते, पर मैंने सीधा आपको आंसर ही समझाया है, ऑप्शंस मैंने आपको नहीं दिए हैं। क्लियर? अभी आता है लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मेन फैक्टर क्या होता है? इस चैप्टर के ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है पालमपुर के ऊपर। अगर आप पूरी चैप्टर का वीडियो कवर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इन चैप्टर को कवर कर सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहला आता है हमारा लैंड। लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, और लैंड का मतलब ये नहीं होता कि केवल सॉइल ही, जमीन ही चाहिए हमें। इसका मतलब ये भी होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज भी हमें चाहिए जो हमें नेचर से मिलते हैं। जैसे कि नेचर से हमें कोयला मिलता है, नेचर से हमें आयरन मिलता है, तो ये सारी चीजें भी हमें चाहिए होती है अगर हमें प्रोडक्शन करना है, तो लैंड में ये सारी चीजें भी आती हैं। दूसरा चाहिए लेबर। भाई आप काम, सारा काम आप खुद तो नहीं कर पाओगे, आपको रिक्वायरमेंट होगी ना लोगों की जो आपका काम करेंगी, जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करने में, आपको प्रोडक्शन में हेल्प करवाने के लिए रिक्वायरमेंट होगा। अगला चाहिए आपको कैपिटल। कैपिटल भी चाहिए, पैसा चाहिए, बिना पैसे के आप कैसे करोगे? अब कैपिटल में दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर रखा है, एक होता है फिक्स कैपिटल। ठीक है, फिक्स कैपिटल की अगर ये बात करें तो पहला तो हो गया फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल जैसे कि मशीनरी, टूल्स, रेलवे, ट्रैक्टर्स, फैक्ट्रीज, ये सारी चीजें। तो फॉर एग्जांपल आपने ट्रैक्टर खरीद लिया, पैसा लगा के खरीदा, ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो पैसा लगा के आपने खरीद लिया, ये फिक्स कैपिटल है। अब अगली बार अगर खेती करोगे तो आपको ट्रैक्टर क्या दोबारा खरीदना पड़ेगा? नहीं। तो इसी वजह से फिक्स कैपिटल कहलाया जाता है। दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है जो चेंज करना पड़ता है, समय समय उस पर पैसा लगाना पड़ता है। जैसे कि नेक्स्ट सीजन आपने ग्रो किया, कोई फसल ग्रो किया, तो आपको सीड्स चाहिए। नेक्स्ट सीजन जब दोबारा आप ग्रो करोगे तो अगेन आपको क्या सीड्स चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप कहोगे हाँ चाहिए। ये एज अ क्या है, रॉ मटेरियल है। और कुछ थोड़ा कैश मनी भी चाहिए, कहीं इधर उधर पैसे वैसे देने के लिए, कहीं रिक्वायरमेंट आ गई, कहीं कुछ खराब हो गया, उसके लिए भी चाहिए। ठीक है, फिक्स कैपिटल फिक्स रहता है, वर्किंग कैपिटल चेंज होता रहता है। अगला आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जो नॉलेज और इंटरप्राइजेस होता है, मतलब लोगों को भी चाहिए, आप लोगों के, उन लोगों पे भी आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा जिनके ऊपर स्किल्स वगैरह है, उनके पास एजुकेशन है, और उनकी एक कैपेसिटी है कि वो मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपके जो भी आप चीज ग्रो कर रहे हो उसको आप इन्फ्लुएंस, मतलब मार्केट तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे, और आपके अर्निंग पोटेंशियल को भी इंप्रूव करेंगे। तो ये चार रिक्वायरमेंट है जो प्रोडक्शन को मेन फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन करने में। क्लियर? अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज बीइंग कैरिड आउट इन पालमपुर? पालमपुर के अंदर फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या है? फार्म एक्टिविटीज में हमारा एग्रीकल्चर आ जाता है और लाइव स्टॉक आता है। लाइव स्टॉक का मतलब जानवरों को पालना वगैरह। ठीक है, नॉन फार्म एक्टिविटीज में आता है हमारा ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ट्रेडिंग, डेयरी, कंप्यूटर सेंटर, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जाम्पल जैगरी, जैगरी वाला कहानी भी हमने पढ़ा, तो ये है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द मेजर स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर इन इंडिया। कि ऐसे स्टेप्स बताओ जो कि गवर्नमेंट यूज करती है ताकि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर इंप्रूव हो। तो सबसे पहला आता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे जमीन था वो अलग अलग डिवाइड था, तो गवर्नमेंट ने इसको एक कर दिया, एक पैच में बना के खेती लायक बना दिया, ये कर दिया गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर को लेकर 5 ईयर प्लान बना दिए, टारगेट कर दिया अपने आप को कि 5 सालों में हमें ये करना है, फिर अगले 5 सालों में ये करना है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की पॉलिसी लेकर आए, यानी कि फसल ग्रो करने से पहले गवर्नमेंट पहले ही बता देते कि अगर आप ये फसल ग्रो करोगे तो हम कम से कम इस रेट पे तो आपको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए रख दिया,
₹5 उन्होंने रख दिया कि अगर आप ग्रो करोगे तो कितना भी खराब जाए तो हम ₹5 से लेंगे ही लेंगे, ₹5 में आपका प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे। बढ़ जाए तो अच्छी बात है, ₹7 हो गया, मार्केट के हिसाब से मार्केट की वैल्यू बढ़ती रहती है, लेकिन कम ज्यादा से ज्यादा 5 ही जाएगा और गवर्नमेंट इस रेट पे खरीदेगी, भले उसका नुकसान हो जाएगा गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट खरीदेगी। एग्रीकल्चर पे सब्सिडी देती है, जैसे अगर आपको मशीनें खरीदनी है या आपको बीज खरीदने, सीड्स खरीदने, तो उस पर आपको सब्सिडी मिल जाती है, डिस्काउंट कह सकते हो, दे देती है। फाइनेंस सपोर्ट्स देती है, पैसों को लेकर भी सपोर्ट करती है। ग्रामीण बैंक बनाया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप सीड्स ले सकते हो, फर्टिलाइजर्स, मशीन ले सकते हो। ग्रामीण बैंक है जहाँ पे आप बैंक से भी के द्वारा आप लोन वगैरह ले सकते हो और अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न फार्मिंग मेथड? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या होते हैं? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, यही होते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो यहाँ पर आपको मेंशन किया है। अगेन मैं आपको दोबारा इस इमेज के द्वारा समझा देता हूँ। मशीनरी का यूज करना, कैसी मशीनरी? मॉडर्न मशीनरी, ट्रैक्टर्स आ गए। HYV सीड्स का यूज करना, कैसे सीड्स? HYV यानी मॉडर्न सीड्स का। फर्टिलाइजर्स का यूज करना, पेस्टिसाइड्स का यूज करना, इरिगेशन के लिए कैनल्स, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स का यूज करना, और डीजल तो इसमें दे दिया गया है, ठीक है। तो यही है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अगला आता है ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हमारी बढ़ गई थी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, लोग खेती ज्यादा से ज्यादा करने लगे थे। जब खेती करेंगे तो आपकी खेती अगर अच्छी होगी तो आप लोग और लोगों को हायर करोगे, आपके पास पैसा आएगा, तो आप फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैक्टर खरीदोगे, तो ट्रैक्टर चलाने के लिए आपने एक लड़के को रख लिया, तो अगर आप एक लड़के को भी नहीं रखे, खुद भी ट्रैक्टर चला रहे हो, तो आप भी एम्प्लॉयमेंट बन गए, आपके लिए भी जॉब एक हो गया ट्रैक्टर की वजह से। तो ऐसा स्ट्रेंथिंग लाइक अ लिंकेज बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इसने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को आपस में जोड़ दिया। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन की इंडस्ट्री है, तो कॉटन कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर से तो आएगा। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आपस में उनका तालमेल और अच्छे से मजबूत हो गया, बन गया। ट्रांसफॉर्म द फार्मर्स मार्केट ओरिएंटेड, और फार्मर्स को मार्केट ओरिएंटेड बना दिया। मार्केट ओरिएंटेड का मतलब कि अब फार्मर्स वो ग्रो करते हैं जिसमें उनका पैसा मिलता है, इससे देश को भी फायदा होता है, फार्मर्स को भी फायदा होता है, क्लियर? तो ये था कुछ बेनिफिट्स ग्रीन रेवोल्यूशन के। उम्मीद करता हूँ जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं उनको आप नोट डाउन करोगे और इनकी नोट्स भी प्रिपेयर किया होगा आप लोगों ने। आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं, ताकि आप लोग अपना एग्जाम अच्छे से दे पाओ और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर पाओ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।